देखिएगा, हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं आपका सीए में फाउंडेशन पेपर 2। ठीक है, पेपर का नाम क्या है हमारा? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि आप बेसिक फंडामेंटल 11th और 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, हम फिर भी सभी चीज़ों को यहाँ पर जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे, ये मानते हुए कि हमें अभी तक अकाउंट्स में कुछ नहीं आता है। 100 मार्क्स का आपका ये जो पेपर है, ये डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स है। ये पेपर आपका डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, आपका जो पार्ट ए है, वो पार्ट ए 80 मार्क्स का है, जो कि बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जो पार्ट बी है आपका, वो आपका 20 मार्क्स को कवर करता है, जो कि आपका रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो 2 पार्ट में हमें हमारे सिलेबस को कवर करना है। पार्ट ए फॉर 80 मार्क्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्ट बी 20 मार्क्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए, अगर मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो इसमें आपका जो स्टडी नोट नंबर 1 है, स्टडी नोट नंबर 1, दैट इज बेसिकली अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग मेंटल्स। और अप्रोक्सीमेटली ये स्टडी नोट आपके 35 मार्क्स को कवर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आपका जितना भी बेसिक अकाउंटिंग आपने 11th और 12th में पढ़ी है, 11th क्लास, वो सारा अकाउंटिंग फंडामेंटल में कवर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपनी अकाउंटिंग में सबसे पहले कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस, कुछ अकाउंटिंग आप कन्वेंशंस, फिर आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ी हैं, फिर उसके बाद आपने जर्नल एंट्री करना, उसके बाद आपने सारी सब्सिडरी बुक्स बनाना, कैश बुक बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, लेजर बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना। तो आपने जो कुछ भी फंडामेंटल में पढ़ा है, वो हम सब यहाँ पर 35 मार्क्स में कवर करेंगे, जो हमारा कहाँ तक कवर करेगा? ट्रायल बैलेंस तक की अकाउंटिंग को कवर करेगा। बेसिक थ्योरी, आफ्टर दैट आपका जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस। ये सारा पोर्शन मिलाकर आपका अप्रोक्स 35 मार्क्स क्या करेगा? कवर करने वाला है। ठीक है, आफ्टर दैट आपका जो स्टडी नोट नंबर 2 है, study note number 2, which is related to accounting for special transaction. Accounting for special transaction। देखिएगा, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन हैं जो हमें यहां पर कवर करने होंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आफ्टर दैट हमारे पास है कंसाइनमेंट,
और आफ्टर दैट हमारे पास है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर ये आपके पास स्टडी नोट नंबर 2 है, जो आपके अप्रोक्स 20 मार्क्स को कवर करेगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं स्टडी नोट नंबर 3। 3 स्टडी नोट है आपके 80 नंबर के लिए। स्टडी नोट नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अकाउंट्स ये आपका 25 मार्क्स कवर करेगा। इसमें आप 2 चीजें सीखोगे, फाइनल अकाउंट्स प्रॉफिट कंसर्न के, और कुछ ऐसी कंसर्न होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एनपीओ पढ़ा है? एनपीओ सबने? बताइए भाई। यस सर। यस सर। एनपीओ पढ़ा है? सबको अच्छा लगता है एनपीओ? यस सर। ये आवाज बड़ी धीरे आई यस सर की। यस सर। यस सर, वेरी गुड। या परेशान करता है एनपीओ? किसी को है आप में से जिसको परेशान करता है एनपीओ? सर थोड़ा थोड़ा करता है। थोड़ा थोड़ा करता है, चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे आपकी भी नॉलेज और फिर देखेंगे क्यों परेशान करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक हमारे पास हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की ये होता क्या है। एक ही स्टडी नोट है जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज बेसिकली कॉस्ट एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरह की होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। एंड थर्ड नंबर पर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट यानी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। हालांकि आपका ये जो 20 नंबर का पोर्शन है, आप अपने सीएमए कोर्स के अगली स्टेजेस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट यहां पर आपको इसकी बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, हम इनको आराम से धीरे धीरे और उस पर पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, आज कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे आपसे कुछ चीजें जाननी है। देखिए आप लोगों को कितनी चीजें, क्या क्या चीजें रिकॉल हैं। अच्छा आप मुझे बताइएगा, सबसे पहली चीज कि आपके पास, आपने एक अजम्पशन का नाम सुना होगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सुना है सबने? यस सर। क्या होता है बताइए, व्हाट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन? बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग टाइम। और कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, इन द नियर फ्यूचर बंद नहीं होगा। हाँ वो तो एक ही बात हो गई, लॉन्ग रन तक चलेगा या नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा। अच्छा ये अजम्पशन हम लगाते क्यों हैं अकाउंट्स में? इस अजम्पशन की वजह से हमारी अकाउंटिंग में क्या चीज आती है? आप कैसे कहोगे कि इस वजह से हमें पता लग रहा है
कि ये हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। नहीं, अच्छा चलो इसको भी मैं छोड़ता हूं, मैं पहले और आसानी बात करता हूं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हैं, क्योंकि हम थ्योरी जो पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग अजम्पशंस, कन्वेंशंस, आपने जो पढ़ी है वो रटी है, थ्योरी पढ़ी है उनकी। हम बात करेंगे वो प्रैक्टिकली हम क्यों लगाते हैं अपने बिजनेस में। अगर हम ऐसा न करें तो क्या होगा। अच्छा चलो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यस सर। अच्छा पढ़ा है, बिल्कुल। अच्छा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बताओ, बताइए, बोलो। देखो आप जितना, मैं आपको एक चीज आज बहुत आराम से बताता हूं। हम अकाउंटिंग को क्या मान के चलते हैं कि बोले चलो ठीक है, थ्योरी जो है वो रट लेंगे, जर्नल एंट्रियां हमें आती हैं, ट्रायल बैलेंस हम बना चुके हैं 11th 12th में। नहीं, हम एक नई अकाउंट सीखने वाले हैं जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। मैं चाहता हूं आप कम्युनिकेट करें थ्योरी पार्ट पर, ताकि आपको वो चीजें लॉजिक, क्योंकि देखिएगा जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बताइए, आप सबको पता है मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बताइए। याद नहीं है किसी को भी, कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा सुना है सबने नाम मटीरियलिटी का। यस सर। यस सर। सुना, अब मीनिंग नहीं पता लेकिन है कि मटीरियलिटी का मतलब क्या है। देखिएगा, मटीरियलिटी का बेसिक मीनिंग होता है कि वी शुड रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन इन अवर बुक्स विच आर मटीरियल फॉर द बिजनेस। हमें अपने अकाउंटिंग में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए जो मटीरियल हैं, और अगर कोई ट्रांजैक्शन इममटीरियल है तो उस ट्रांजैक्शन को आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आप अपना ट्रायल बैलेंस लेजर कुछ भी बना रहे हैं, आपका एक ट्रांजैक्शन हुआ है मान लीजिए 1440.15 रुपए का। क्या आप इसको अपनी बुक्स में एज अ 1440 रिकॉर्ड करते हो या नहीं करते हो, या आप पूरे 15 पैसे भी लिखते हो, जनरल राउंडेड ऑफ करते हो या नहीं करते हो। क्या हो गया भाई, करते हो आप लोग। आप जब भी अपनी बैलेंस शीट अकाउंटिंग कुछ भी करते हो, तो आपने ये जो 15 पैसे छोड़ दिए, ये था मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है ये 15 पैसे इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग मटीरियल नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। तो आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। 15 पैसे को इग्नोर करना, ये है आपका मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। जो ट्रांजैक्शन मटेरियल है उनको लिखो, और कोई ट्रांजैक्शन जो बहुत छोटी मोटी वैल्यू का है, इन ट्रांजैक्शंस को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। अच्छा चलो, मुझे लगता है 11th की चीजें आप लोगों को याद नहीं है, नहीं है ना। सर थोड़ी थोड़ी याद है। थोड़ी, अच्छा 12th ध्यान है आप लोगों को, 12th तो अभी रिसेंटली पढ़ा है सबने। यस सर। चलो तो कोई बात नहीं, मैं आपको 11th पूरी दोबारा से पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपसे कुछ 12th के बारे में जान लेता हूं। 12th का तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चैप्टर है, एनपीओ। आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपसे आज इसी के बारे में पूछ लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, एनपीयू में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, डोनेशन। इसका ट्रीटमेंट पढ़ा है क्या आपने। यस सर। यस सर। चलो बताओ जरा, मुझे कोई बताएगा क्या ट्रीटमेंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट करते थे आप। स्पेसिफिक और जनरल डोनेशन दो। वेरी गुड, एक आप स्पेसिफिक डोनेशन ढूंढते थे, एक जनरल।
अच्छा, स्पेसिफिक और जनरल। अच्छा जी, अगर मुझे बताओ, मैं आपको बोलूं कि सर मैंने 50 रुपए का डोनेशन दिया है, क्या मानूं इसे, स्पेसिफिक और जनरल? जनरल। 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 रीजन, रीजन सर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, किसी पर्पस के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, यानी अगर मैं मान लो 50 रुपए का डोनेशन देता हूं, आओ, मैंने क्या किया, एक अनाथ आश्रम में गया और मैंने 50 रुपए की डोनेशन दी और उनको बोला कि भैया ऐसा करना, आप जब इस अनाथ आश्रम में किचन बनाओगे ना, जहां खाना बनाओगे आप, वहां पर मेरे ये 50 रुपए लगा देना। मैंने पर्पस स्पेसिफाई कर दिया। नाउ व्हाट शुड, स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक में डाल दूं इसको मैं? बताइए भाई, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप बहुत हेजिटेशन में हो शायद मेरे हिसाब से हैं। बोलिए, देखो गलत बोलोगे, जैसा डिस्कशन करोगे तभी हम उन चीजों को सीख पाएंगे। आपको क्या लगता है, नहीं तो फिर मुझे ही पूछना पड़ेगा नाम ले लेकर। हर्षिता बताओ, ये 50 रुपए में क्या मानूं, स्पेसिफिक के जनरल डोनेशन? सर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मानूं। अच्छा चलो, मैंने बोला भैया ये 5 रुपए ले जाओ मुझसे और इस अनाथ आश्रम में किचन में लगा देना। अब किचन में ही लगाना, आप किचन के लिए जो टाइल्स खरीद के लाओगे, जो ईंटें खरीद के लाओगे, वहां लगा देना। क्या करूं, स्पेसिफिक? यस सर। वेरी गुड। यानी आप ये आ रहे हो कि अच्छा, स्पेसिफिक डोनेशन को आप कहां दिखाते हो, बैलेंस शीट में? यस यस सर। सर। यानी अब आप ये 5 रुपए बैलेंस शीट में दिखाओगे? आपको लगता है बड़ा अजीब सा नहीं हो गया? अगर ऐसे ही हर व्यक्ति 5-5, 10-10 रुपए देगा तो आप उस डोनेशन को अगर स्पेसिफिक में दिखाओगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्या आपने ये भी चीज पढ़ी है कहीं कि अगर डोनेशन का अमाउंट बहुत कम होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और डोनेशन के अमाउंट कम या ज्यादा होते हैं, तो हम उसे कई बार कैटेगराइज कर देते हैं स्पेसिफिक में और जनरल में? नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। देखो मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, बहुत मेरी बात को, बेसिक सी बात को सुनना। देखो क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये 5 रुपए या 50 रुपए के डोनेशन देने वाला व्यक्ति ऐसा एग्जिस्टेंस या पावर रखता है जो अपने 5 रुपए के यूज को डिफाइन कर सके? क्या आपको लगता है ये 5 रुपए ले जाकर वहां बोल रहा है कि भैया नहीं नहीं नहीं, ये 5 रुपए तो आप किचन में ही लगाना? आपको लगता है क्या ये इस कैपेसिटी में है कि ये अपने इस डोनेशन के अमाउंट को स्पेसिफाई करे, या इसका स्पेसिफिकेशन माना जाएगा? नो सर। नो सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज क्लियर नहीं है क्या? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। साविका आपको कैसे नहीं आ रही? आवाज तो आनी चाहिए, मेरे पास भी है। तो अब मेरी बात सुनना, जब आप एनपीओ में डोनेशन का ट्रीटमेंट करते हो तो न केवल इस बात से कि आपने उसका पर्पस लिख दिया, आप उस पर्सन की कैपेसिटी की भी बात करोगे। 5 रुपए का डोनेशन अगर बोल के भी आप दे रहे हो ना, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए स्पेसिफिक डोनेशन। क्यों? क्योंकि ये पर्सन इस पावर में ही नहीं है कि वो इस डोनेशन को क्या करवा दे। आप सोचो, ऐसे तो फिर ऐसे हो जाएगा, हर जना 1 रुपए लेकर पहुंचेगा, अपन दान पेटी में डालते ना 1 रुपए मंदिर में, बोले ये मेरा 1 रुपए डोनेशन है, इससे ऐसा करना, भगवान की ड्रेस ही खरीदना, ऐसा करना, इस 1 रुपए से यही करना। क्या आपको लगता है कि जब वहां अकाउंटिंग करोगे तो कोई व्यक्ति इस बात का हिसाब रख पाएगा आपके 1-1 रुपए का? नो सर। नो सर। नहीं। तो कभी भी ध्यान रखना, पर्पस के बता देने से स्पेसिफिक या जनरल नहीं बनता है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि वो अमाउंट
इस कैपेसिटी में होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक के नेचर को पूरा कर पाए, तभी मैं उस डोनेशन को स्पेसिफिक मानूंगा। अदरवाइज वो डोनेशन क्या मानी जाती है, जनरल डोनेशन ही ट्रीट होती है। हम बहुत सारी चीजें पर बात करेंगे, इसी तरह की कई बातें हम करने वाले हैं। तो अब मेरे हिसाब से पहली चीज, आप लोगों को आपका सिलेबस कंटेंट बिल्कुल क्लियर है, या सिलेबस कंटेंट में किसी को कोई पूछना है? ये बातें तो अभी भूल जाते हैं अपन, इसको तो हम लेटर ऑन बात करेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना कुछ स्टडी नोट नंबर 1 की बेसिक बातें। तो आप हेडिंग डालना स्टार्ट करें। आप सभी ने सिलेबस उतार लिया या सिलेबस नहीं उतारा है? सिलेबस अपने पास जरूर रखें आप। आइए, स्टडी नोट नंबर 1। अकाउंटिंग फंडामेंटल। और आप थोड़ा रिप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता, जितना आता है हम सब उस पर चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी नोट नंबर 1 विच इज फॉर अकाउंटिंग फंडामेंटल। आइए, इसमें हम टॉपिक 1 पर आज बात करेंगे, विच इज रिलेटेड टू कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। आप सभी ने 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा होगा, रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शंस। अगर मैं इन ट्रांजैक्शंस के 2 टुकड़े करूं तो मैं एक तरफ तो बोलूंगा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और एक तरफ मैं बात करूंगा कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है 11th क्लास में या नहीं? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस पढ़ा है। Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले मुझे एक मीनिंग बताओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स? एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? व्हाट इज एक्सपेंडिचर्स? हमें कैपिटल और रेवेन्यू पर जाना है, बट पहले हमें एक्सपेंडिचर का मतलब पता होना चाहिए। हाँ जी, बोलो सर। एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस ऑफ होम और बिजनेस। एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस इज एक्सपेंडिचर। सर बिजनेस में होने वाले खर्चे। अच्छा, बिजनेस में होने वाले खर्चे, उन्हें हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, और कोई? भाई 2 ही जने बोलते हैं, देखो, बाकी तो कोई बोलते ही नहीं है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? देखो, मैं आपको चीज बताता हूं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स, बट पहली टर्म मैं तो ये पूछ रहा हूं, एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि भैया चलो ठीक है, आप हमें बताओगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होते हैं, बट द फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है?
सर एक्सपेंस होता है सिंपली। क्या चीज? एक्सपेंस को बोलते हैं। एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर बोलते हैं? सर कोई नहीं, भी तरह की स्पेंड को कोई स्पेंड भी तरह करना। के स्पेंड को। चलो थोड़ा सा आप सही ट्रैक पर अब जा रहे हो। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट, या मैं ऐसे बोलूं फ्लो ऑफ कैश और एनी अदर थिंग इन कंसीडरेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और असेट। आपने कोई भी अमाउंट पे किया, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पर बात कर रहा हूं, ना मैं कैपिटल वाले ना मैं रेवेन्यू टर्म्स। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अ टर्म एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो मैं बोल रहा हूं एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपने जब कुछ पे किया, समथिंग यू हैव टू पे अगेंस्ट, आपने उसके बदले में कुछ लिया, यानी पेमेंट अगेंस्ट समथिंग, that will be called expenditure. This is the proper definition of expenditure. Payment against something. आओ, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हमें नहीं ध्यान होती और ये हमें इंटरव्यू में समस्या करती हैं। ये कौन है? ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए गए और इन्होंने यहां जाकर 5,000 रुपए दिए और बदले में ये अपने पास कुछ रॉ मटेरियल लेकर आए। मुझे बताइए, क्या आप इसको एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस बोलते हो या नहीं बोलते हो? Yes, sir. बोलते Yes, हो। sir. अब जरा डेफिनेशन को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। आपने कुछ स्पेंड किया टू गेट समथिंग इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी अगर आपने कुछ स्पेंड किया है टू रिसीव सम गुड्स, टू रिसीव सम सर्विसेज और टू रिसीव सम असेट, इन सभी बातों को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मुझे एक बात बताना, ये है मिस्टर ए, इन्होंने पेमेंट किया अपने यहां काम करने वाले इस एम्प्लॉय को, ये है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी दी। क्या सैलरी देने को आप एक्सपेंडिचर मानते हो? Yes, sir. मानते हो। लेकिन इस सैलरी देने के बदले में क्या आपने कुछ पाया या नहीं पाया? यस सर, पाया सर्विसेज। आपने क्या पाया? आपने इस एम्प्लॉय से क्या ली? सर्विसेज। सर्विसेज। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं कैपिटल और रेवेन्यू टर्म को नहीं समझा रहा हूं, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, वो मुझे पता है। मैं जैसे ही आपको चीजें लिखवाऊंगा आप तुरंत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। क्यों? आप जानते हो। मैं आपको वो समझा रहा हूं जो आप नहीं जानते, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं तो क्या डेफिनेशन बोलोगे? व्हाट इज एक्सपेंडिचर? द अमाउंट वी हैव द अमाउंट वी हैव हाँ, spent, the amount we have spent on us with spent to take services or goods in बिल्कुल। return. यानी देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तब तो मैं बोलूंगा यार, चलिए सुनना मेरी बात को ध्यान से। अमाउंट स्पेंट, या मैं से बोलूं स्पेंट टू गेट समथिंग, expenditure means amount spent to
get something. Something, या मैं बोल सकता हूं in other words, what we paid to acquire या what we paid to obtain goods services or asset is known as expenditure. बताइए, कुछ नई डेफिनेशन पता लगी कि आज आपको? आप देख सकते हैं, जब आपको एक्सपेंडिचर पता लगेगा तभी आपको ये पता लगेगा कि अब ये कैपिटल में कैटेगराइज होगा या रेवेन्यू में कैटेगराइज होगा. बट द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जिस टर्म को एक्सपेंडिचर यूज करते हो उसका बेसिक मतलब क्या है. तो आइएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूं कि आप लिखना चालू करेंगे साथ में फर्स्ट पॉइंट. एक्सपेंडिचर का मतलब है अमाउंट स्पेंट टू गेट समथिंग, यानी अगर हमने क्या पे किया है फॉर ऑब्टेनिंग सम गुड्स, फॉर ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज और फॉर ऑब्टेनिंग सम असेट इज नोन एज एक्सपेंडिचर. बताइए, लिख लिया सभी ने पॉइंट नंबर 1? लिखेंगे पॉइंट नंबर 2. There are two types of business transactions. There are two types of business transactions, which are A, capital transactions, और B, revenue transactions. देखिए, हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं हम उनको दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड द अनदर वन इज कॉल्ड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन. अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा क्यों जरूरी है कि हम अपने ट्रांजैक्शन को यहां पर कैटेगराइज करें? व्हाई? Correct determination of capital transaction and revenue transaction needed. Why? बताइए. What is the reason कि हमें अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करना चाहिए, डिटरमिन करना चाहिए कि यार ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का है और ये ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का है? क्यों करना चाहिए? हमने खर्चा किया, समझ रहे हो बात को? मैंने एक्सपेंडिचर किया, पैसा गया, सारा एक साथ लिख दूं मैं? लेकिन नहीं लिखते हम ऐसा. तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेग्रीगेट द ट्रांजैक्शन इनटू कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन. क्यों करना जरूरी है बताइए कोई.
Sir, to easily prepare the final accounts. फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और कुछ? ठीक है, आपने अच्छा जवाब दिया। देखिए इसको थोड़ा सा अपन बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने बोला फाइनल अकाउंट्स, मुझे आप बताओगे फाइनल अकाउंट्स में आप क्या क्या बनाते हो? व्हाट आर द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट्स? Sir, trading account, P&L account, and balance sheet. वेरी गुड, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी असेट को खरीदता हूं तो क्या मैं उसे P&L अकाउंट में लिख दूं? No, sir. नहीं। आप समझना आप मेरी बात को, मैं आपको बताता हूं, पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देयर आर टू बेसिक रीजंस, due to which it is necessary to identify nature of transaction। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा बोरियत लगेगा आपको, क्यों? क्योंकि ये जो 35 नंबर की यूनिट है ना, इसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे आते हैं आपके। 35 मार्क्स की है और थ्योरेटिकल पार्ट काफी अधिक हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देयर आर टू बेसिक रीजंस ड्यू टू विच इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। रीजन 1, to identify profit or loss for a given period, that is first reason। अगर मुझे अपने किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का ट्रू प्रॉफिट और लॉस जानना है तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस जो होगा मैं वो तभी जान पाऊंगा जब मैं अपने ट्रांजैक्शंस को सेग्रीगेट करूंगा। ऐसा क्यों, अभी मैं आगे भी बात करता हूं। एंड रीजन नंबर 2, to recognize business asset, at the end of that period। हर्षिता, आपने यही बातें बोली थी, आपने Yes. यही बोला था कि फाइनल अकाउंट्स, मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, एक लैंग्वेज में लेकर आया। दो बेसिक रीजन हैं जिनकी वजह से हमें अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन के नेचर को ढूंढना होता है। पहला होता है उस पर्टिकुलर पीरियड के प्रॉफिट और लॉस को जानना, और इसको जानने में हम तभी सफल होंगे जब हम किसको समझ पाएंगे? हम अपने रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को समझ पाएंगे। हम जब अपने रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को समझ पाएंगे तो हम आसानी से अपने पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट लॉस ढूंढ पाएंगे। और अगर हमें अपने बिजनेस की असेट को रिकॉग्नाइज करना है तो हमें अपने कौन से नेचर के ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा? कैपिटल ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा। चलिएगा, अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि आपको मेरे ये तीनों पॉइंट समझ आए जो मैंने आपको लिखवाया। पॉइंट नंबर 1,
एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? क्या सभी जनों को अब ये बात क्लियर है? फ्यूचर Yes, में sir. कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सपेंडिचर, तो आप ऐसे मत बोलना एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है अब आप सामने वाले को समझा सकते हो। दूसरा, हमारे बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को हमने कैटेगराइज किया दो हिस्सों में, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। अब फिर हमने पढ़ा दो बेसिक रीजन जिनकी वजह से ये जरूरी है कि हम अपने ट्रांजैक्शन के नेचर को आइडेंटिफाई कर पाए। पहला रीजन है हमारे पर्टिकुलर पीरियड के प्रॉफिट लॉस को जानना, और दूसरा रीजन है उस पर्टिकुलर पीरियड की असेट के बारे में जानना। और इनको क्यों जानना है? ताकि हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना सकें, फाइनल अकाउंट्स करेक्ट हो सके। बताइए भाई, बस मैंने आपको आज केवल इतनी सी बात बताई है पहले टॉपिक की, बाकी तो हमने सिलेबस डिस्कस किया था। क्या आपको पॉइंट अब क्लियर है जो चीज मैंने बताई? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई भी डाउट हो आप हमेशा पूछिए। आप डाउट्स के लिए कभी भी ये नहीं सोचना कि कैसा डाउट है, जो दिमाग में आता है वो पूछिए। और प्लस एक और रिक्वेस्ट है आपसे, कम्युनिकेट करिए आप मुझसे। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे ना, हम चीजों को उतना ही आसान तरीके से डिस्कस कर पाएंगे विद एग्जाम्पल।